वेलकम बैक। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, साबिक निगरां वजीर आजम से भी पूछगछ का फैसला। इंक्वायरी कमेटी ने अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। ज़राए का कहना है सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की जेर सदारत 4 रुकनी कमेटी का कई घंटे तवील इजलास जारी है। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। कमेटी कल निगरां दौर की वजीर खजाना शमशाद अख्तर, वजीर तिजारत गौहर एजाज और निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी इंक्वायरी करेगी। कमेटी ज़राए का कहना है निगरां विफाकी काबीना अरकान का गंदम दरामद के मामले पर अहम किरदार है। निगरां विफाकी काबीना अरकान से इंक्वायरी के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल होगी। कस्टम्स, कराची पोर्ट और FBI अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। कमेटी वजीर आजम को अपनी रिपोर्ट पीर को पेश करेगी। ये इजलास अभी जारी है। इसकी तफसीलात जानते हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइए इस बारे में। ये वज़ीर आज़म ने जो कमेटी का 4 रुकनी कायम की थी, इस कमेटी का आज पहला दिन है और कल भी इस कमेटी ने अपनी सिफारिशात जो है वो पेश करनी, मुरतब करनी है। परसों वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब तक कमेटी कस्टम, कराची पोर्ट और FBR के जो मुतलका अफसरान है उससे तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। जबकि इसके साथ साथ तो साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ के साथ से भी कमेटी ने उससे भी पूछगछ की है। जबकि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी आज ही कमेटी ने तलब किया था, लेकिन वो अभी तक कमेटी के इजलास में पेश नहीं हुए। कमेटी ने यह वाज़ेह तौर पर फैसला किया है कि कल साबिक निगरान वज़रा जो हैं, वफाकी वज़रा साबिक शमशाद अख्तर, गौहर एजाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी बुलाया जाएगा और उनसे भी इस हवाले से पूछा जाएगा। इस बात का इम्कान है कि पीर के रोज कमेटी अपनी जो सिफारिशात है वो मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम की डिमांड सूबों ने दी। साबिक निगरां वज़ीर आज़म ने मलबा निगरां सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा वज़ीर आज़म का काम नहीं कि वो गंदम की पैदावार देखें। डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में हैं। प्रोजेक्शन दी गई थी, गंदम की पैदावार और खपत में 40 लाख मेट्रिक टन का गैप है। इसके बावजूद 34 लाख मेट्रिक टन दरामद की गई। अंदाज में क्राइसिस या डिमांड क्रिएट की गई, सूबों ने क्रिएट की। उन सूबों में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो शायद अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सारे के सारे वही लोग हैं। आपके पास डाटा प्रोविंसेस से आता है, डाटा प्रोविंसेस से फूड सिक्योरिटी के पास आता है। कंजम्पशन है वो अराउंड 31 मिलियन मेट्रिक टन है, तो 4 मिलियन मेट्रिक टन का तो गैप है। क्या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और ऑफिस का ये काम होता है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पर्टिकुलरली वीट प्रोड्यूस को देखे इम्पोर्ट हुई है इस मुल्क में, वो किसी कानून के तहत हुई होगी। हमसे भी इजाजत मांगी गई थी फूड सिक्योरिटी की जानिब से, तो कौन सी एक्स्ट्रा इजाजत इस निगरान हुकूमत ने दी है जिसके बदले में 85 अरब रुपए का स्कैम बना। गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, कोई खरीदने वाला नहीं, किसान तो तबाह हो गया। पंजाब के काश्तकारों की दुहाई, कहते हैं हुकूमत हमसे गंदम नहीं खरीद रही, माफिया कम पैसों में मांग रहा है। पास्को वाले सिर्फ माफिया को बारदाना दे रहे हैं। यही हालात रहे तो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट नहीं ले रही, हमारे पास बारदाना नहीं है, वो बहाने बनाते हैं। जुल्म और ज्यादती हो रही है, खरीदार नहीं है, मिल मालकान नहीं खरीद रहे, गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, परचून में जा रही है 32-33 रुपए। जिम्मेदार अपना जरा ना सहूलत कोई नहीं है। ये 12 महीने मरदा कि इन्हों कोई अपना फायदा नहीं है। जो है वो गंदम खरीद ही नहीं रही, जो माफिया बैठा है वो 3,250 ले लो। ये कहो कि ये गंदम काश्त ही ना करें, हम ये गंदम काश्त करेंगे ही नहीं, अपने खाने जो की काश्त कर ली बस ठीक है। किसान जरा वो बिल्कुल तबाह ते बर्बाद, किसाना का कोई खुदारा कोई ख्याल किया जाए। बाहर पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला भी नहीं है। हम इतना परेशान है, रखने का जगह भी नहीं है। रिक्वेस्ट करते सरकार से हमें जल्द से जल्द बारदाना दे, हम अपना गंदम दे। आइंदा कोई काश्त नहीं करेगा, यही हालात रहे। गवर्नमेंट तो खरीद नहीं रही, जिम्मेदारों ने महंगी खाद परचेज की है, डीजल महंगे परचेज किए हैं, बिजली के बिल जो थे वो भी बहुत ज्यादा थे। तो अब जो बारदाना वो पास्को वाले दे रहे हैं वो भी माफिया ज़रात उनको मिल रहा है। जिम्मेदार ने मसलन फुल खर्चा करने के बाद उसकी मंडी में गंदम रोल रही है और उसको कोई रेट नहीं मिल रहा सही। आई हुई है, गंदम खरीद नहीं रहा है, कोई भी रेट नहीं है, जिम्मेदार किधर जाएं। उधर PTA ने 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत कर थी। FBR को खत में लिखा, नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी तौर पर PTA सिमें ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। सिम ब्लॉक करने के बजाय दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। बड़ी तादाद में सिमें ब्लॉक करने से ई-कॉमर्स, ई-हेल्थ सिस्टम और टेलीकॉम मईशत का नुकसान होगा। तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी।
بڑی تعداد میں خواتین مردوں کے نام پر سمیں استعمال کرتی ہیں. صرف 27% سمیں خواتین کے نام پر رجسٹرڈ ہیں. نان فائلرز کو نئی سم جاری کرنے پر بھی پابندی نہیں لگائی جا رہی. لگن سے کام کریں گے تو بہت آگے جائیں گے. ہندوستان تو کیا، ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. وزیر اعظم کا FBR میں تقریب سے خطاب. بہترین کام کرنے والے FBR افسران کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان. کہا خراب کارکردگی والوں کو اعلیٰ عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں. نظام چلا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجبور نہ کریں کہ نظام آؤٹ سورس کرنا پڑے. 27 ارب کے ٹیکس کیس ٹرائیبیونل میں زیر التوا ہیں، جس کے لیے قانون بنا لیا. ٹرائیبیونل ممبر کام کریں گے تو عزت دیں گے، ورنہ گھر جائیں. وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہندوستان کیا، ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے. ریونیو کی جو کلیکشن ہے بہت بڑا چیلنج ہے. کم سے کم 3 یا 4 گنا زیادہ محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے کرپشن، فراڈ، لالچ اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں. ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سفید کو کالے سے علیحدہ کریں گے. جو لوگ اہل نہیں ہیں، جن کی کارکردگی خراب ہے، ان کو کوئی اب موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ ایسے عہدے سنبھالیں جہاں پر ان کے ناک کے نیچے کرپشن کے سمندر بہہ رہے ہوں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے ٹیکسوں کی وصولی ملک کی شہ رگ ہوتی ہے. ملک میں 30 لاکھ سے زائد گیس اور بجلی کے کمرشل کنیکشنز ہیں. صرف 2 لاکھ لوگ سیلز ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ ہیں. اس خلا کو پر کرنا بہت ضروری ہے. ڈفرنٹ ڈیٹا پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں. 3 ملین پلس انڈسٹریل اینڈ کمرشل الیکٹریسٹی اینڈ گیس کنیکشنز، ان میں سے صرف 2 لاکھ لوگ ہیں جو سیلز ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ ہیں. گیپس جو ہیں ان کو فل کرنا ہے اور ریونیو کلیکشن آف دا لائف لائن آف دا کنٹری. یہ ہمارا جو ملک ہے کہ دیر از سو مچ گیونگ ان پاکستان. فلانتھرپی سے اسکول، یونیورسٹیز، ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں چلتے ہیں. ملک ٹیکسز جو ہمیں ملتے ہیں اس سے ملک چلتے ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابھی ہمارا پسینہ سوکھا ہی نہیں، کل 35 کمپنیوں پر مشتمل سعودی وفد پاکستان آ رہا ہے. 3 دن بعد ہمارا وفد سعودی عرب جائے گا. تو ترقی کا یہ سفر اب رکنے والا نہیں. وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، ہر چیز بجلی پر منتقل ہو جائے گی. لوگ دیوانے نہیں جو پاکستان بھاگے آ رہے ہیں. ابھی ہم آئے ہیں اور پسینہ بھی نہیں پہنچا. سعودی انویسٹرز کا وفد کل تشریف لا رہا ہے. تمام دن پرسوں دوبارہ گفتگو ہو کے اس کے 3 دن کے بعد ہمارا وفد واپس جا رہا ہے. 2 قسم کے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو ہائی لائٹ کر دیا. ایک تو وہ اپرچونٹیز ہیں جو سرکار کے ساتھ کر سکتی ہے. ہمارے وزیر اعظم کی یہ خواہش تھی یہ جو اب اگلی ترقی کا سفر ہے اس میں ہم سے آگے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر. نئی قسم کی ریفائنری کی گفتگو بڑھائی. وہ ایسی ریفائنری ہے جس میں ڈالر میں انویسٹمنٹ کر کے ہم صرف روپے نہیں کمائیں گے، ڈالر کمائیں گے بین الاقوامی سطح پہ ایکسپورٹ کر کے. نیا ہمارا فریم ورک ہے وہ ہے ٹرسٹ ٹو ڈیولپمنٹ. تو یہ دیوانے ہیں لوگ جو اٹھ کے پاکستان آ رہے ہیں. دنیا میں ایک ریولوشن آ رہا ہے الیکٹریفیکیشن کا اور یہ سب چاہتے ہیں پاکستانی کان استعمال کیا. 3 صوبوں میں گورنر تبدیل. فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا مقرر. سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب. جعفر خان مندوخیل گورنر بلوچستان تعینات. صدر آصف علی زرداری نے منظوری دے دی. صدر مملکت نے وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر نئے گورنرز کی منظوری دی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم فیصل کریم کنڈی سے گورنر کے عہدے کا حلف لیں گے. ادھر سندھ میں 9ویں اور 10ویں کے امتحانات میں نقل کا راج. محکمہ تعلیم کے نقل کی روک تھام کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. کہیں پرچے آؤٹ تو کہیں سہولت کاری. سندھ میں ختم نہ ہو سکی نقل کی بیماری. امتحانی عملہ بھی دھڑلے سے مدد فراہم کرتا رہا. نواب شاہ میں نقل کا بازار گرم رہا. پرچہ امتحانی سینٹر سے پہلے آؤٹ ہو کر سوشل میڈیا کی زینت بن گیا. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سکرنڈ میں عملہ موبائل کے ذریعے نقل کراتا رہا. یہی نہیں، دوسری شفٹ میں بھی 9ویں کا کیمسٹری کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا. امتحانی مراکز کے اطراف غیر متعلقہ افراد طلبہ کو نقل کراتے رہے. نوشہرہ فیروز میں بھی پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. نقل مافیا نے واٹس ایپ گروپ بنا لیا. سوالوں کے جواب فراہم کیے جاتے رہے. خیرپور میں بھی دھڑلے سے نقل کے لیے سہولت کاری ہوتی رہی. جیکب آباد میں بھی امتحان کے نام پر مذاق ہوتا رہا. موبائل فون کا کھلم کھلا استعمال. کمرہ امتحان میں نقل روکنے کے لیے موجود عملے نے کوئی ایکشن نہ لیا. کراچی میں سفر کی نئی سہولت. پیپلز بس سروس کے 2 روٹس پر اسمارٹ کارڈز کا افتتاح کر دیا گیا. روٹ 1 اور 9 کے مسافر کارڈ کے ذریعے کرایہ ادا کر سکیں گے.
रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने सिंध पीपल बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि हम अपने अवामी सहूलत के वादे पर कारबंद हैं। लेट हुए, इश्यूज हुए, लेकिन इस वक्त हम रेड लाइन को तेजी से कंप्लीट करना चाहते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि सिंध के अवाम के लिए सफर को आसान बनाया जा रहा है। ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए के कलेक्शन में शफाफियत आएगी। 2 रूट्स पे ये कार्ड चलेगा फिलहाल, रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 9। विद 90 डेज दिस कार्ड विल वर्क इन ऑल द रूट्स। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन को अवार्ड से भी नवाजा। कैमरामैन दिशान महबूब के साथ संजय सदवानी, ARY न्यूज़ कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको कराची से जिना अस्पताल में 2 तलबा तंजीमों में झगड़े का वाकया। तलबा तंजीम ने पुलिस कार्रवाई न होने पर सदर थाने के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं 2 तलबा ग्रुप से जो कि झगड़ा हुआ इनके दरमियान। ये जिना अस्पताल की कैंटीन के मनाजिर हैं जहां पर ये झगड़ा हुआ था और अब इसके बाद तलबा तंजीम ने पुलिस कार्रवाई न होने पर सदर थाने के बाहर एहतजाज भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ सलमान लोधी मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सलमान, बताइए इस हवाले से। देखें, अगर 2 रोज की बात की जाए तो 2 रोज से तलबा तंजीमों में झगड़ा चल रहा है। पहली हम बात कर लेते हैं आज दोपहर जो वाकया हुआ था, ब्लड बैंक के करीब 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा हुआ और उसके बाद पथराव हुआ है। शदीद हंगामाराई के दौरान 8 अफराद जख्मी हुए। एक रोज कबल भी वार्ड नंबर 4 है जहां पर कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है, वहां पर एक तंजीम की जानिब से अस्पताल के अमले और सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आई है। सिर्फ अंदर जाने से रोकने पर तलबा तंजीमों के कारकुनों ने वार्ड नंबर 4 के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज जो झगड़ा हुआ है 2 तलबा तंजीमों में मामूली तनाबात पर हुआ और ये झगड़ा हुआ है ब्लड बैंक के करीब। कई घंटे तक वहां पर एक दूसरे पर पथराव किया जाता रहा। पुलिस, अब ये एक तलबा तंजीम के कारकुन ये कहते हैं कि पुलिस वाकये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसी बात पर शारा फैसल थाने के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। अच्छा सलमान, आपने बताया कि अमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था तलबा ने, क्या ये वाकया भी आज ही पेश आया? देखिए, ये वाकया एक रोज कबल पेश आया था। वार्ड नंबर 4 है कैंसर वार्ड, जिसकी एक CCTV फुटेज सामने आई है। यहाँ पर एक तलबा तंजीम के कारकुनों ने अस्पताल के अंदर जाने से रोके जाने पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के अलावा वहां पर मौजूद जो अमला है जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स हैं उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। गार्ड ने सिर्फ तलबा तंजीम के कारकुनों से ये पूछा था वो किससे मिलना चाह रहे हैं और किसको देखना चाहते हैं, जिसका जवाब नहीं दे सके और ग्रुप की सूरत में सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाकये की CCTV भी फुटेज सामने आ गई है जिसमें सिक्योरिटी अमले को तशद्दुद का बिल्कुल ये CCTV हम देख भी रहे हैं। सलमान, आपने बताया कि एक रोज पहले भी ये वाकया पेश आया, आज फिर एक वाकया पेश आया। क्या ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? ये अस्पताल में क्या कर रहे थे? देखें, पुलिस ये कहती है दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं और वो यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं, कोर्सेज करने भी आते हैं, लेकिन अब तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस ने 2 रोज पहले पेश आने वाले वाकये का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। आज जो वाकया पेश आया तलबा तंजीमों में जो झगड़ा हुआ, इस पर वो एक तंजीम ये कहती है कि दूसरी तंजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि 2 रोज से यहाँ पे झगड़े की फिजा है। 2 रोज से जिना अस्पताल कराची के बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाता है। यहाँ पे तलबा तंजीमों का खौफ यहाँ पे देखने ना रहे। सिक्योरिटी अमला कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करता। एक तलबा तंजीम कहती है पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आज भी खासी 2 तलबा तंजीमों जो झगड़ा है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज 1 घंटे तक ये मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पुलिस भी अंदर नहीं गई। बिल आखिर ये हुआ कि तलबा तंजीमी कारकुन वहां से गए। तमाम जख्मियों को जब वहां से अस्पताल जो इमरजेंसी वार्ड शिफ्ट किया गया तो पता चला कि लोगों के सर फटे हुए थे, किसी को डंडे मारकर जख्मी किया गया था, कुछ की हालत नाजुक भी थी। अब लोग यही जो तलबा तंजीम के अफराद कारकुनान है वो यही कहते हैं कि इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाए और तशद्दुद में मुलव्विस अमले के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखिए, पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है क्योंकि पुलिस ये कहती है 2 रोज पहले जो वाकया पेश आया था अस्पताल अमले की जानिब से उनको कानूनी कार्रवाई के लिए कोई दरखास्त दी नहीं गई। तो अगर कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त नहीं दी गई है तो फिर ये तलबा क्यों एहतजाज कर रहे हैं?
देखिए आज वाकये पर ये एहतजाज कर रहे हैं तलबा तंजीम के कारकुनान। अब पुलिस को यही शुबा है कि दोनों तलबा तंजीमों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा किया। वो पुलिस इंतजार कर रही है कि अस्पताल इंतजामिया आए और तलबा तंजीमों के खिलाफ दरखास्त दे तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ना कि एक तंजीम की अफराद की जानिब से दूसरे तंजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि जिला अस्पताल इंतजामिया जब तक यहाँ पर थाने नहीं आती और कार्रवाई का मुतालबा नहीं करती तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपडेट करे थे सलमान लोधी, शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।